Namaskar. On behalf of Faculty of Library and Information Science, School of Social Sciences, I welcome all the learners of CLIS program in this session. Before going to the topic, I would like to share some general information related with CLIS program. This Certificate in Library and Information Science program is of 6 months duration and maximum 2 years will be given to complete this program. This CLIS program comprises of 4 courses. Course 1, Libraries and Introduction. Course code BLI 011. Course 2, Document Processing and Organization. Course code BLII 012. Course 3, Information Sources and Library Services. Course code BLII 013. Course 4, ICT in Libraries. Course code BLII 014. As far as the evaluation methodology of this program is concerned, 30% weightage will be given to the assignments and 70% weightage will be given to the टर्म एंड एग्जामिनेशन. इसमें आप चाहें तो आप जो असाइनमेंट और टर्म एंड एग्जामिनेशन है वो हिंदी अथवा इंग्लिश किसी भी भाषा में लिख सकते हैं. ये लर्नर्स की चॉइस पर निर्भर है. नाउ कमिंग टू दिस टॉपिक, टुडे आई एम गोइंग टू कवर 3 important aspects in this discussion. What do we mean by libraries? What is the role of libraries in the society, and what are the different types of libraries and what functions they perform and what are the services provided by these libraries. So as far as libraries are concerned, library is a service oriented organization created to facilitate access to learning resources, propagation of basic knowledge, preservation and dissemination of information, human culture and civilization. Earlier, libraries were considered as the storehouses. पुराने समय में लाइब्रेरीज को सिर्फ स्टोर हाउस कहा जाता था, वो जगह जहाँ पर बुक्स को स्टोर करके रखा जाता है. लेकिन धीरे धीरे इस कॉन्सेप्ट में चेंज आता गया. अब लाइब्रेरीज़ को सिर्फ स्टोर हाउस नहीं माना जाता है, ये वो जगह है जहाँ पर इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करते हैं और अपने यूज़र्स को इस इंफॉर्मेशन को डिसैमिनेट करते हैं. लाइब्रेरीज़ को ट्रिनिटी भी कहा जाता है. ये ट्रिनिटी होती हैं कलेक्शन, यूज़र्स और स्टाफ की. अर्थात लाइब्रेरी में 3 चीज़ें बहुत आवश्यक होती हैं. एक तो लाइब्रेरी का कलेक्शन, दूसरे इनके यूज़र्स, और इन यूज़र्स को इस कलेक्शन तक पहुंचाने के लिए या इसमें निहित इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए लाइब्रेरी स्टाफ की आवश्यकता होती है. तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो हमारी लाइब्रेरीज़ हैं वो इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन करती हैं, इन्फॉर्मेशन सोर्सेज को कलेक्ट करती हैं और इन इन्फॉर्मेशन सोर्सेज के बेस्ड पर हम अपने यूज़र्स को डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. तो लाइब्रेरीज कलेक्ट, ऑर्गेनाइज, प्रोसेस, स्टोर एंड प्रिजर्व इंफॉर्मेशन फॉर यूज़. तो इस तरह से ये सारे काम किसी भी लाइब्रेरी के द्वारा किए जाते हैं. वो इंफॉर्मेशन का या डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन करती हैं, उनको ऑर्गेनाइज करती हैं, उनको प्रोसेस करती हैं, स्टोर करती हैं, उनको प्रिजर्व भी करती हैं हमारे यूज़र्स के लिए. हम इस कॉन्टेक्स्ट में जो नेक्स्ट बात करेंगे वो है रोल ऑफ लाइब्रेरीज इन सोसाइटी. पुस्तकालयों की समाज में क्या भूमिका है. देखिए, मैन इज़ अ सोशल एनिमल और libraries is the integral part of the society. Both libraries and society are interdependent and interrelated. जो हमारी लाइब्रेरी है वो भी सोसाइटी पर उतना ही निर्भर है जितना कि सोसाइटी लाइब्रेरीज़ पर निर्भर है. तो अगर हम बात करते हैं कि लाइब्रेरीज़ क्यों सोसाइटी के लिए इतनी आवश्यक हैं,
पहले हम बात करेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में कि सोसाइटी क्या है। एक ऐसा ग्रुप जिसमें लोग एक साथ रहते हैं, वो कुछ सेम कस्टम्स लॉज को शेयर करते हैं, उस समूह को सोसाइटी कहा जाता है। पीपल इन जनरल लिविंग टुगेदर इन कम्युनिटीज़ इज़ नोन एज अ सोसाइटी। जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमारे कुछ कॉमन इंटरेस्ट भी होते हैं, कुछ कॉमन कस्टम्स होते हैं, कुछ हमारी लैंग्वेज की सिमिलैरिटी होती है, रिलीजन सेम होता है, रीजन सेम होता है, जिसके आधार पे उन सब ग्रुप्स को या ग्रुप्स को सोसाइटी कहा जाता है। तो ये जो सोसाइटी है ये लाइब्रेरी से किस तरह से इसको लाइब्रेरी में रखा जाता है या लाइब्रेरी में किस तरह से हम इसका लाभ उठा सकते हैं, आगे हम इस बात का डिस्कशन करेंगे। अगर हम देखें तो सोसाइटीज़ को कई प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। इसमें जो पहला प्रकार है सोसाइटीज़ का वो है एग्रीकल्चरल सोसाइटी, जिसको हम कृषि समाज भी कहते हैं। ये जो एग्रीकल्चर सोसाइटी है, अगर हम कहें तो ये हमारी सर्वप्रथम सोसाइटी थी, वो सोसाइटी जो सबसे पहले हमारे सामने आई थी। इसके बाद जो सोसाइटी का दूसरा प्रकार है वो है इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जिसको कि औद्योगिक समाज कहा जाता है। तीसरा इसमें प्रकार है इंफॉर्मेशन सोसाइटी का, जिसको सूचना समाज कहा जाता है। और चौथा प्रकार है नॉलेज सोसाइटी का, जिसको ज्ञान समाज कहा जाता है। अब हम एक एक करके इन सभी सोसाइटीज़ के बारे में जानेंगे। एग्रीकल्चरल सोसाइटी वो सोसाइटी जिसका बेसिक एम होता है बेसिक फूड नीड्स ऑफ द सोसाइटी, मतलब कि हमारे जो समाज की बेसिक फूड नीड्स हैं उनको पूरा करना। ये जो हमारी एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी ये पूरी तरह से कृषि पर आधारित थी। यहाँ पर जो मेन ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर था। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी सोसाइटी आई वो थी इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जो प्रोडक्शन था वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया। अभी मैंने आपको बताया एग्रीकल्चरल सोसाइटी में एग्रीकल्चर सबसे इम्पॉर्टेंट था और इंडस्ट्रियल सोसाइटी में प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया। जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण हमारे सामने आई। इसमें जो हमारी लेबर थी, जो वो लोग जो कि इन इंडस्ट्रीज़ में काम करते थे, उनका भी महत्वपूर्ण रोल हो गया। तो ये इस तरह से हमारी सोसाइटी का सेकंड फेज़ था। इसके बाद हम सोसाइटी के थर्ड फेज़ में आ जाते हैं, जिसको कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी कहा जाता है। जैसे जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विकास होता गया, उसी तरह से जो हमारी सोसाइटी थी वो भी ग्रेजुअली डेवलप होती गई। हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी से सोसाइटी के थर्ड फेज़ में आ गए, जिसको हम वर्तमान समाज भी कह सकते हैं, जो कि हमारा सूचना समाज है। ये जो हमारी इंफॉर्मेशन सोसाइटी है ये पूरी तरह से इंफॉर्मेशन के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और इंफॉर्मेशन के यूज़ पर आधारित है। जिसके पास जितना इंफॉर्मेशन ज़्यादा होगी वही इस सोसाइटी में उतनी अच्छी से अपना काम कर पाएगा। इस सोसाइटी का जो नेक्स्ट फेज़ है वो है नॉलेज सोसाइटी, अर्थात ज्ञान समाज। इस नॉलेज सोसाइटी में जो हमारा प्राइमरी प्रोडक्शन है वो है कैपिटल एंड लेबर। इसमें हम जो एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज हैं या प्रोडक्शन है उन पर इतना ना ध्यान देते हुए जो हमारा मेन रिसोर्स हो जाएगा वो है नॉलेज। हम इस सोसाइटी में नॉलेज के माध्यम से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हम सोसाइटी को 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं: एग्रीकल्चरल सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इंफॉर्मेशन सोसाइटी एंड नॉलेज सोसाइटी। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि लाइब्रेरीज़ में सोसाइटी का या सोसाइटी में लाइब्रेरीज़ का क्या रोल है। लाइब्रेरीज़ आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी। लाइब्रेरीज एंड सोसाइटीज़ आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट। ये एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर हैं। ये किस तरह से एक दूसरे पर निर्भर हैं? एजुकेशन के लिए, जैसे कि हम जानते हैं किसी भी समाज के विकास के लिए जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो अत्यंत आवश्यक है।
तो जो लाइब्रेरीज़ हैं वो दोनों तरह की शिक्षा को प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। ये एजुकेशन हमारी फॉर्मल एजुकेशन हो सकती है और इनफॉर्मल एजुकेशन हो सकती है। फॉर्मल एजुकेशन से तात्पर्य वो एजुकेशन जो डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के माध्यम से दी जाती है, और इनफॉर्मल एजुकेशन में लाइब्रेरीज़ का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि लाइब्रेरीज़ वो प्लेस हैं जहाँ पर कोई भी यूज़र जाकर लाइफ लॉन्ग लर्निंग कर सकता है। वो अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी पढ़ाई कर सकता है और नॉलेज गेन कर सकता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है लेजर, अर्थात खाली समय का सदुपयोग। लाइब्रेरीज़ खाली समय के सदुपयोग में भी बहुत हेल्प करती हैं, बिकॉज एज वी नो रीडिंग इज़ द बेस्ट पास टाइम। लाइब्रेरीज़ लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। लाइब्रेरीज़ लोगों में रीडिंग हैबिट इनकलकेट करती हैं, जिससे कि वो अपने खाली समय का सदुपयोग कर सकें, और इस सदुपयोग के माध्यम से लाइब्रेरीज़ जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स बनाने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा जो हमारे सिटीजन्स का कार्य है, वर्क है, उस वर्क को करने में भी लाइब्रेरीज़ उनको इंफॉर्मेशन और नॉलेज प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा उनको जो उनके जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वर्क से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, या एक जो ट्रांजिशन पीरियड आता है जिसमें वो एजुकेशन से अपने वर्क की तरफ जाते हैं, उसमें भी सोसाइटीज़ उनको लाइब्रेरीज़ उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, लाइब्रेरीज़ का एक इम्पॉर्टेंट रोल लाइफ लॉन्ग लर्निंग में भी रहता है, मतलब वो जीवन पर्यंत हमारे ज्ञानार्जन में हमारी सहायता करती हैं। ये सिटीजन्स को वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स में कन्वर्ट करती हैं, जिससे कि वो सिटीजन्स आगे जाकर इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी लाइब्रेरीज़ हैं वो कल्चरल एंड सोशल डेवलपमेंट में भी हेल्प करती हैं। ये सोसाइटी में जो भी हमारा कल्चर है, हमारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको प्रिजर्व करने का कार्य करती हैं। जो हमारी लाइब्रेरीज़ हैं इनको गेटवे भी कहा जाता है, इसीलिए ये हमारे नॉलेज और कल्चर के गेटवे होते हैं, जिनके माध्यम से हम अपने कल्चर को जान सकते हैं और अपने कल्चर से रिलेटेड वैल्यूएबल नॉलेज को गेन कर सकते हैं। ये हमारे सिटीजन्स को बहुत ज़्यादा लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान करती हैं, जिसके द्वारा वो अपने सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी सहायता करती हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि लाइब्रेरीज़ एजुकेशन से लेके सोशियो इकोनॉमिक हर क्षेत्र में हमारे सिटीजन्स की हेल्प करती हैं। अगर हमारे सिटीजन्स एजुकेटेड होंगे, हमारे सिटीजन्स वेल इन्फॉर्म्ड होंगे, तो उनका एम्पावरमेंट भी होगा। तो इस तरह से हमारी लाइब्रेरी सशक्तिकरण, कौशल विकास यानी कि स्किल डेवलपमेंट, और ये हमारी ज्ञान संग्रहशालाओं यानी कि रिपोजिटरीज़ के रूप में भी काम करती हैं। लाइब्रेरीज़ को नॉलेज की रिपोजिटरीज़ भी कहा जाता है। ये सिर्फ प्रेजेंट के लिए ही नहीं बल्कि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी जो हमारी नॉलेज है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, उसको आर्काइव कर रखती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लाइब्रेरीज़ एंड सोसाइटी ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। लाइब्रेरीज़ जितनी इम्पोर्टेंट सोसाइटी के लिए है, उतना ही सोसाइटी का भी रोल है लाइब्रेरीज़ के डेवलपमेंट के लिए। तो इस तरह से लाइब्रेरीज़ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे सिटीजन्स को वेल इन्फॉर्म्ड सिटीज़न बनाने में, और लाइब्रेरीज़ की सहायता से ही जो हमारे सिटीजन्स हैं, जो लोग हैं हमारे, वो लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बनते हैं। और जो ये लाइब्रेरीज़ हैं ये हमारी एडल्ट एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा सहायता करती हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि लाइब्रेरीज़ की आवश्यकता क्या है, ऐसी क्या बात है जिसके लिए हमें लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत होती है। तो लाइब्रेरीज़ कई पर्पसेस के लिए आवश्यक होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं आजकल इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि उस सारी इंफॉर्मेशन के बारे में सूचना प्राप्त करना किसी एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। तो लाइब्रेरीज़ उस इंफॉर्मेशन को एक जगह स्टोर करके उसको यूजेबल फॉर्मेट में हमारे यूज़र्स को प्रोवाइड करती हैं।
ये सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं प्रोवाइड करती हैं, हमारे इंडिविजुअल के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं हो पाता है कि वो ये जान भी पाए कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ पर एग्जिस्ट करती है। तो ये लाइब्रेरीज उसे ये भी बताने का प्रयास करती हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसके इंटरेस्ट से रिलेटेड अवेलेबल है, जिससे कि वो उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके। और लाइब्रेरीज इस इंफॉर्मेशन को यूज़र्स तक पहुंचाने के लिए डिफरेंट टाइप की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं। अब हम लाइब्रेरीज़ के पर्पस के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो लाइब्रेरीज़ का बेसिक पर्पस है वो है डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये सूचना के प्रसार में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। ये यूज़र्स को उनके नीड एंड इंटरेस्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करने का कार्य करती हैं, और ये हमारे प्रेजेंट जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन के लिए इंफॉर्मेशन को स्टोर एंड आर्काइव भी करने का इम्पॉर्टेंट वर्क करते हैं। इसलिए हमें इन लाइब्रेरीज़ की आवश्यकता होती है। इसके अलावा ये हमारे पूरे समाज को एक कॉमन स्पेस प्रोवाइड करती हैं, जिससे कि वो अपनी स्टडी और रिसर्च को कंटिन्यू कर सकें। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जिसमें भी हमारी लाइब्रेरीज़ हेल्प करती हैं, वो है डिजिटल डिवाइड को कम करना। लाइब्रेरीज डिजिटल डिवाइड को कम करती हैं। डिजिटल डिवाइड से हमारा तात्पर्य है कि ऐसी डिवाइड जिसमें कि कुछ तो डिजिटली रिच हैं और कुछ डिजिटली पुअर हैं। डिजिटली रिच मीन्स वो जिनके पास पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास अच्छे कंप्यूटर्स हैं, इंटरनेट कनेक्शन है, सॉफ्टवेयर आदि हैं, और वो लोग जिनके पास ये सारी सुविधाएं नहीं हैं। तो लाइब्रेरीज़ उनको इस तरह का स्थान प्रदान करती हैं जहाँ पर कि वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सेस कर सके, और साथ में वो इन यूज़र्स को लिटरेसी भी प्रोवाइड करती हैं, जिससे कि वो अपनी इंफॉर्मेशन आदि को सर्च कर सके। उनको कंप्यूटर लिटरेट, उनको इंफॉर्मेशन लिटरेट बनाती हैं, जिससे कि उन्हें इस तरह की इंफॉर्मेशन को यूज़ करने में कोई भी परेशानी ना हो। अब हम लाइब्रेरी के जो जनरल फंक्शंस हैं, जो जनरल कार्य हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जो पहला कार्य है जिसके बारे में हम अभी पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लाइब्रेरीज जनरली एजुकेशन और पर्टिकुलरली हायर एजुकेशन में बहुत हेल्प करती हैं। इसके अलावा ये यूज़र्स एजुकेशन भी प्रदान करती हैं। यूज़र एजुकेशन मतलब वो यूज़र जो लाइब्रेरी में आ रहे हैं उनको लाइब्रेरी के बारे में बताना, और ना सिर्फ लाइब्रेरी के बारे में बताना, उनको कंप्यूटर यूज़ के बारे में बताना, उनको इंफॉर्मेशन सर्चिंग के बारे में बताना, उनको इंटरनेट सर्चिंग के बारे में बताना। ये सारे कार्य भी लाइब्रेरी के द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा जो रिक्रिएशन है, अर्थात जो हम अपना एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं, अपने आप को किसी तरह से रिलैक्स करना चाहते हैं, उसमें भी लाइब्रेरीज़ हमारी हेल्प करती हैं। इसके लिए लाइब्रेरीज़ फिक्शन कलेक्शन बनाती हैं, डिफरेंट ऑडियो वीडियो कलेक्शंस बनाती हैं, जिसके माध्यम से लाइब्रेरीज़ अपने यूज़र्स को डिफरेंट टाइप के कलेक्शंस प्रोवाइड करती हैं। लाइब्रेरी एक प्लेस के रूप में भी कार्य करती हैं। लाइब्रेरी एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर डिफरेंट टाइप के यूज़र्स आकर एक साथ बैठकर एक माहौल में पढ़ाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी एक इन्वायरमेंट, एक परिवेश प्रदान करती है, जिससे कि जो हमारे यूज़र्स हैं वो वहाँ पर बैठकर कंफर्टेबली पढ़ सकें। इसके अलावा जो हमारी लाइब्रेरीज़ हैं वो सोशल और कल्चरल रोल्स का भी निर्वाह करती हैं। ये हमारी सोसाइटी से रिलेटेड डिफरेंट अवेयरनेस कैंपेन्स चलाती हैं, हमारे कल्चर को प्रिजर्व करती हैं, डिफरेंट टाइप के सोशली रेलिवेंट टॉपिक्स पर डिबेट्स, फिल्म शोज़, लेक्चर्स आदि आयोजित करती हैं। अब हम इसके बाद बात करेंगे टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज़ की, कि लाइब्रेरी के कितने प्रकार होते हैं। जनरली जो ब्रॉडली लाइब्रेरीज़ को डिवाइड किया जाता है वो 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। एकेडमिक लाइब्रेरीज़ अर्थात शैक्षिक ग्रंथालय या पुस्तकालय, पब्लिक लाइब्रेरीज़ अर्थात सार्वजनिक पुस्तकालय, और स्पेशल लाइब्रेरीज़ अर्थात विशेष ग्रंथालय या पुस्तकालय। अगर हम एकेडमिक लाइब्रेरीज़ की बात करें तो एकेडमिक लाइब्रेरीज़ 3 प्रकार की होती हैं।
कॉलेज लाइब्रेरीज, स्कूल लाइब्रेरीज एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। पब्लिक लाइब्रेरीज की अगर हम बात करें तो पब्लिक लाइब्रेरी विभिन्न स्तरों पर या विभिन्न लेवल्स पर हो सकती हैं, जैसे कि नेशनल लाइब्रेरी, स्टेट लाइब्रेरी, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, सिटी लाइब्रेरी, टाउन लाइब्रेरी, विलेज लाइब्रेरी, और उसमें एक मोबाइल लाइब्रेरी भी आती है। मोबाइल लाइब्रेरी से यहाँ हमारा तात्पर्य उस लाइब्रेरी से है जहाँ पर लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं, वहाँ पर पब्लिक लाइब्रेरीज़ एक मोबाइल वैन के माध्यम से लाइब्रेरी का जो कलेक्शन है वो भेजती हैं, जिससे कि वहाँ के जो यूज़र्स हैं वो लाइब्रेरी की सर्विसेज को यूज़ कर सकें। तो इस तरह की फैसिलिटी को मोबाइल लाइब्रेरी कहा जाता है। इसके अलावा कुछ स्पेशल लाइब्रेरीज़ भी होती हैं। ये जो स्पेशल लाइब्रेरीज़ हैं ये जनरली किसी न किसी स्पेशल सब्जेक्ट से रिलेटेड होती हैं। एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक लाइब्रेरीज़ होती हैं, ये किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो सकती हैं, ये किसी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो सकती हैं, ये प्रिजन की लाइब्रेरीज़ हो सकती हैं, हॉस्पिटल की लाइब्रेरीज़ हो सकती हैं। इनको स्पेशल लाइब्रेरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी स्पेशल ग्रुप के यूज़र्स को सर्विसेज देने के लिए बनाई जाती हैं, इसलिए इनका नाम स्पेशल लाइब्रेरीज़ रखा गया है। तो हम अब इसके बाद एक एक करके इन सभी तरह की लाइब्रेरीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले मैं आपको डिफरेंट जो हमारे लाइब्रेरी मॉडल्स हैं उनके बारे में बताना चाहूँगी। जो हमारी लाइब्रेरीज़ हैं धीरे धीरे उनका विकास हुआ है, जिसके आधार पर हम लाइब्रेरीज़ के डिफरेंट मॉडल्स कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि किस तरह की लाइब्रेरीज़ हमारे सामने होती हैं। इसमें है फिज़िकल लाइब्रेरी, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी, वर्चुअल लाइब्रेरी एंड हाइब्रिड लाइब्रेरी। फिज़िकल लाइब्रेरी ये वो लाइब्रेरी है जिससे कि हम और आप सभी भली भांति परिचित हैं। वो लाइब्रेरी जिसको हम ट्रेडिशनल लाइब्रेरी कहते हैं, जिसको हम सभी जानते हैं, जिसमें एक लाइब्रेरी की बिल्डिंग होती है जहाँ पर लाइब्रेरी का कलेक्शन होता है, उसमें रीडिंग रूम होता है और बाकी जो लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल होती हैं। मीन्स फिज़िकल फॉर्मेट में जो लाइब्रेरी अवेलेबल है उसको फिज़िकल लाइब्रेरी कहा जाता है। जैसे जैसे तकनीक का विकास हुआ, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, लाइब्रेरी के फॉर्मेट में कुछ परिवर्तन आया। दूसरी प्रकार की जो लाइब्रेरी हमारे सामने आती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी में जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होते हैं। जनरली जो बॉन्ड डिजिटल रिसोर्सेज हैं, बॉन्ड डिजिटल मीन्स जो डिजिटल फॉर्मेट में ही उपलब्ध हुए हैं, जैसे कि हमारी सीडीज़ हैं, डीवीडीज़ हैं, उनका कलेक्शन जिस लाइब्रेरी में किया जाता है उस लाइब्रेरी को इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी कहा जाता है। इसके बाद तीसरा जो प्रकार इसमें आ जाता है वो है डिजिटल लाइब्रेरी। अभी मैंने आपको बताया कि कुछ रिसोर्सेज हैं जिनको हम बॉन्ड डिजिटल रिसोर्सेज कहते हैं। वो रिसोर्सेज जिनका जन्म या जिनकी उत्पत्ति डिजिटल फॉर्मेट में ही हुई वो बॉन्ड डिजिटल रिसोर्सेज हैं। लेकिन हमारे पास पहले से और अब भी प्रिंट सोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो वो सोर्सेज जो प्रिंट हैं और जिनका बाद में डिजिटाइजेशन किया गया, उन सोर्सेज को डिजिटाइज सोर्सेज कहा जाता है। और डिजिटल लाइब्रेरी इस दोनों तरह के जो बॉन्ड डिजिटल सोर्सेज हैं और मान हैं लेकिन फ़र्क इतना है कि इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी में सिर्फ बॉन्ड डिजिटल रिसोर्सेज होते हैं, जबकि जो हमारी डिजिटल लाइब्रेरी है इसमें बॉन्ड डिजिटल रिसोर्सेज भी होते हैं और डिजिटाइज रिसोर्सेज भी होते हैं। मीन्स जो भी सोर्स डिजिटल फॉर्मेट में अवेलेबल है वो सारे रिसोर्सेज हम डिजिटल लाइब्रेरी में रखते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे वर्चुअल लाइब्रेरी की। जैसे जैसे तकनीक का विकास होता गया, अब लाइब्रेरी को किसी भौतिक स्थान या फिजिकल प्लेस पर होने की आवश्यकता नहीं है। अब लाइब्रेरीज हमारी वर्चुअल भी हो गई हैं। वर्चुअल लाइब्रेरी मतलब ये आपको कहीं दिखेगी कि नहीं कि लाइब्रेरी का कहीं एक भवन स्थित है, ये लाइब्रेरी बिल्डिंग है। इस तरह की जो लाइब्रेरीज हैं वो एक कंप्यूटर में
अवेलेबल होती हैं, हमारे जो डिफरेंट सब्जेक्ट गेटवेज हैं, या हम एक अपने इंटरनेट को भी एक वर्चुअल लाइब्रेरी कह सकते हैं। तो आप इस लाइब्रेरी का यूज़ करते हुए वैसा ही फील करेंगे जैसा कि आप एक फिज़िकल लाइब्रेरी का प्रयोग करते समय करते हैं। बस डिफरेंस फिज़िकल लाइब्रेरी और वर्चुअल लाइब्रेरी में इतना है कि ये वर्चुअली कहीं लोकेटेड नहीं होती है। और इसके बाद जो लास्ट हमारा लाइब्रेरी मॉडल है वो है हाइब्रिड लाइब्रेरी। हाइब्रिड शब्द से हमारा तात्पर्य है मिक्स। हाइब्रिड मीन्स मिक्स ऑफ प्रिंट एंड डिजिटल कलेक्शन। आज हमारी जो अधिकतर लाइब्रेरीज हैं वो हाइब्रिड नेचर की हैं। इनमें प्रिंटेड कलेक्शन भी है और प्रिंटेड के साथ साथ हमारा इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल कलेक्शन भी है। दोनों व्यवस्थाएं समान रूप से चल रही हैं, उस तरह के कलेक्शन को हम हाइब्रिड लाइब्रेरी कहते हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप की लाइब्रेरी सर्विसेज की। वो सर्विसेज जो जनरली हमारी हर लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है, जिसमें सिलेक्शन एंड एक्विजिशन है। प्रत्येक लाइब्रेरी पुस्तकों का चयन करती है, उनका अधिग्रहण करती है, मतलब उनको अपने यहाँ मंगाती है। उस प्रोसेस को अधिग्रहण कहा जाता है। इसके बाद उनकी टेक्निकल एंड फिजिकल प्रोसेसिंग की जाती है। टेक्निकल प्रोसेसिंग से हमारा तात्पर्य है जिसमें हम कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन आदि प्रक्रियाएं करते हैं। ये प्रक्रियाएं इसलिए की जाती हैं जिससे कि जो बुक है वो यूज़ की जा सके और उस बुक को शेल्फ पर रखा जा सके। ना सिर्फ शेल्फ पर रखा जा सके, यूज़र उस बुक को सर्च भी कर पाए, इसके लिए कैटलॉगिंग भी की जाती है। तो जो भी मटेरियल लाइब्रेरी में एक्वायर होके आया उसकी टेक्निकल प्रोसेसिंग करना और फिज़िकल प्रोसेसिंग करना। फिज़िकल प्रोसेसिंग से हमारा तात्पर्य उस प्रोसेसिंग से है जिसमें बुक में लाइब्रेरी के स्टैंप लगाए जाते हैं, उसमें बुक पॉकेट, बुक टैग्स, ये सारी चीज़ें लगाई जाती हैं, उसको हम फिज़िकल प्रोसेसिंग कहते हैं। ये टेक्निकल और फिज़िकल प्रोसेसिंग के बाद ही कोई बुक लाइब्रेरी में यूज़ के लायक बनती है, अर्थात उसको शेल्फ पर रखा जाता है, उसी के बाद यूज़र्स उसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो सारी हमारी लाइब्रेरीज़ हैं वो मेंटेनेंस का भी महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। लाइब्रेरीज़ को सिर्फ कलेक्शन बनाना ही नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इस कलेक्शन को फ्यूचर जनरेशन्स के लिए स्टोर भी करके रखना है, प्रिजर्व भी करके रखना है। तो इसके लिए मेंटेनेंस भी लाइब्रेरी का एक मेन फंक्शन हो जाता है। तो जो अभी मैंने आपको ये फंक्शंस बताए, सिलेक्शन, टेक्निकल एंड फिजिकल प्रोसेसिंग, मेंटेनेंस, ये हर प्रकार की लाइब्रेरी करती है, चाहे वो एकेडमिक लाइब्रेरी हो, चाहे वो स्पेशल लाइब्रेरी हो, या फिर वो आपकी पब्लिक लाइब्रेरी हो। ये सारे कार्य हर लाइब्रेरी में किए जाते हैं। इसके बाद हम उन कार्यों को देखेंगे जो लाइब्रेरी स्पेसिफिक होते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एकेडमिक लाइब्रेरीज़ की। जो एकेडमिक लाइब्रेरीज़ हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, वो लाइब्रेरीज़ जो किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से अटैच्ड होती हैं उनको एकेडमिक लाइब्रेरीज़ कहा जाता है। और ये जो एकेडमिक लाइब्रेरीज़ हैं ये हमारी टीचिंग एंड लर्निंग का इम्पॉर्टेंट पार्ट होती हैं। इन लाइब्रेरीज़ पर ही जो हमारी टीचिंग एंड लर्निंग है वो काफ़ी हद तक बेस्ड रहती है। तो एकेडमिक लाइब्रेरी में जिस पहली लाइब्रेरी की हम बात करेंगे वो है स्कूल लाइब्रेरी। स्कूल लाइब्रेरी ये कहिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी भी हम इसको मान सकते हैं। क्यों इसको इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी माना जाता है? क्योंकि ये वह लाइब्रेरी है जहाँ से जो एक स्टूडेंट है, जो एक विद्यार्थी है, वो लाइब्रेरी के यूज़ को सीखता है। तो इसीलिए जो हमारी स्कूल लाइब्रेरीज़ हैं उनका सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल हो जाता है वो है लाइफ लॉन्ग रीडिंग हैबिट्स इनकलकेट करना। अगर एक बार किसी भी यूज़र में लाइब्रेरी यूज़ करने की हैबिट पड़ जाती है तो उसको आगे ले जाना बहुत आसान होता है। तो इसीलिए स्कूल लाइब्रेरीज़ ऐसी होनी चाहिए जो अपने यूज़र्स में, जो बच्चों में रीडिंग हैबिट को इनकलकेट कर सकें। इसके अलावा जो हमारी स्कूल लाइब्रेरी का दूसरा फंक्शन हो जाता है वो है कलेक्ट एंड अरेंज सिलेबस बेस्ड बुक्स एंड सम जनरल रीडिंग्स। सिलेबस जो भी हमारे स्कूल का पाठ्यक्रम है, जितनी भी कक्षाएं उसमें हैं, जो भी उनका सिलेबस है, उससे रिलेटेड मटेरियल को कलेक्ट करना, अरेंज करना। इसके अलावा बियॉन्ड सिलेबस भी कुछ बुक्स का अरेंजमेंट करना। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, लाइब्रेरीज़ कुछ जनरल रीडिंग्स भी अरेंज करती हैं। जनरल रीडिंग ये जो जिससे कि जो हमारे विद्यार्थी हैं वो अपने खाली समय का सही उपयोग कर सकें। तो ये एक स्कूल लाइब्रेरी के फंक्शंस होते हैं।
अगर हम स्कूल लाइब्रेरीज़ की बात करें, आप स्कूल लाइब्रेरी के कुछ एग्जाम्पल्स जानना चाहेंगे, जैसे हमारे केंद्रीय विद्यालय हो गए, उनकी जो लाइब्रेरीज़ हैं वो स्कूल लाइब्रेरीज़ कहलाई जाएंगी, या जो हमारे नवोदय विद्यालय हैं उनकी लाइब्रेरीज़ को हम स्कूल लाइब्रेरीज़ के अंतर्गत रखेंगे। तो ये जो लाइब्रेरीज़ हैं ये निम्न प्रकार की सेवाएं भी प्रदान करती हैं। रेफरेंस सर्विस, ये हमारे रेफरेंस कलेक्शन पर बेस्ड होती हैं। स्कूल लाइब्रेरीज़ में कुछ जो अलग से सर्विसेज प्रदान की जाती हैं वो हैं जैसे कि स्टोरी टेलिंग, बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाती हैं जिससे कि वो लाइब्रेरी आने के लिए प्रेरित हों। उनके लिए डिबेट्स आयोजित की जाती हैं। इससे दो फ़ायदे होते हैं, एक तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है और साथ साथ वो लाइब्रेरी में आने के लिए इनकरेज भी होते हैं। इसके अलावा अवेयरनेस से रिलेटेड फिल्म शोज़ आदि लाइब्रेरी में आयोजित किए जाते हैं। स्कूल लाइब्रेरीज़ में बुक रीडिंग्स आदि भी आयोजित की जाती हैं। तो जो हमारी स्कूल लाइब्रेरीज़ हैं उनका जो मेन एम्फेसिस है वो ऑडियो विजुअल कलेक्शन पर होता है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो देखना, फिल्म्स हैं, ऑडियो कैसेट्स हैं, देखना सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए हमारी जो स्कूल लाइब्रेरीज़ हैं इसके लिए डिफरेंट ऑडियो विजुअल मटेरियल का भी कलेक्शन अपने यहाँ करती हैं। इसके अलावा जैसे कि आपने देखा होगा स्कूल में विभिन्न सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जैसे ज्योग्राफी पढ़ाया जाना है, इसके लिए जो हमारी लाइब्रेरीज़ हैं वो मैप्स, एटलस, ग्लोब आदि का कलेक्शन करेंगी, जिससे कि बच्चे इनको लाइब्रेरी में आकर यूज़ कर सकें। इसके बाद जो नेक्स्ट एकेडमिक लाइब्रेरी की हम बात करेंगे वो है कॉलेज लाइब्रेरी। जो हमारी कॉलेज लाइब्रेरी है, अगर हम एकेडमिक लाइब्रेरी के स्टेजेस में देखें तो इसका सेकेंड लेवल है। स्कूल के बाद हमारे जो विद्यार्थी हैं वो कॉलेजेस में जाते हैं। तो कॉलेज लाइब्रेरी का जो मेन फंक्शन हो जाता है वो है हमारा जो कॉलेज का सिलेबस है उससे रिलेटेड मटेरियल को कलेक्ट करना। सिर्फ सिलेबस से रिलेटेड मटेरियल को नहीं कलेक्ट करना, साथ में वो मटेरियल भी कलेक्ट करना जो हमारी फैकल्टी के लिए यूज़फुल होगा। इसके अलावा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको करियर गाइडेंस से रिलेटेड सर्विसेज भी हमारी कॉलेज लाइब्रेरीज़ प्रदान करती हैं, क्योंकि कॉलेज वो स्टेज है जिसके बाद हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी ना किसी जॉब की तलाश में होते हैं। तो इस सब कार्य में भी जो हमारी लाइब्रेरीज़ हैं वो उनकी हेल्प करती हैं। तो कॉलेज लाइब्रेरीज़ की सर्विसेज की अगर हम बात करें तो जो हमारी कॉलेज लाइब्रेरीज़ हैं वो यूज़र ओरिएंटेशन एंड एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं। यूज़र ओरिएंटेशन से यहाँ तात्पर्य है कि यूज़र को लाइब्रेरी से ओरिएंट कराना, उनको लाइब्रेरी के बारे में बताना कि किस तरह से लाइब्रेरी के डिफरेंट सेक्शंस लोकेटेड हैं, लाइब्रेरी के रूल्स और रेगुलेशन क्या हैं, लाइब्रेरी को कैसे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा यूज़र को लाइब्रेरी की जो सेवाएं हैं उनको यूज़ करने में हेल्प करना, उनको इंफॉर्मेशन लिटरेसी प्रदान करना, उनको कंप्यूटर लिटरेसी प्रदान करना, ये सारी चीज़ें यूज़र ओरिएंटेशन एंड एजुकेशन के माध्यम से हमारे कॉलेज लाइब्रेरी के यूज़र्स को प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा सभी लाइब्रेरीज़ की तरह जो हमारी कॉलेज लाइब्रेरी हैं वो भी रेफरेंस सर्विसेज प्रदान करती हैं। रेफरेंस सर्विस अर्थात संदर्भ सेवाएं। ये लाइब्रेरी एक रेफरेंस कलेक्शन बनाती है जिसमें कि डिक्शनरीज़, इंसाइक्लोपीडियाज़, डायरेक्टरीज़ आदि होती हैं। उनके बेस पर जो लाइब्रेरीज़ हैं वो अपने यूज़र्स की क्वेरीज़ को सॉल्व करती हैं और रेफरेंस सर्विस अपने यूज़र्स को प्रदान करती हैं। इसके अलावा कॉलेज लाइब्रेरी के स्टूडेंट्स को कुछ बिब्लियोग्राफिक सर्विसेज की भी आवश्यकता होती है। बिब्लियोग्राफिक सर्विसेज से हमारा तात्पर्य है जो हमारे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो अपने सिलेबस के अलावा भी कुछ मटेरियल के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो लाइब्रेरीज़ इस कॉन्टेक्स्ट में उन्हें डिफरेंट टाइप की लिस्ट प्रदान करती हैं, बिब्लियोग्राफीज़ प्रदान करती हैं, जिससे कि वो बियॉन्ड सिलेबस भी मटेरियल के बारे में जान सकें और अगर उसको पढ़ने के इच्छुक हैं तो उसको पढ़ सकें। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, वो उनको जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड गाइडेंस भी प्रदान करती हैं। रिसोर्स शेयरिंग भी कॉलेज लाइब्रेरीज़ की एक इम्पॉर्टेंट सर्विस होती है। रिसोर्स शेयरिंग क्यों? क्योंकि देखिए लाइब्रेरीज़ के रिसोर्सेज भी कहीं ना कहीं लिमिटेड होते हैं, जिस कारण से जो हमारी लाइब्रेरीज़ हैं वो किसी ना किसी नेटवर्क के पार्ट बनती हैं, किसी ना किसी कंसोर्शियम के मेंबर बनती हैं। क्यों बनती हैं वो ये? क्योंकि अगर उनके पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं जिसकी आवश्यकता उनके यूज़र्स से है, तो वो किसी अन्य लाइब्रेरी के माध्यम से उस तरह के रिसोर्सेज को मंगाकर अपने यूज़र्स को प्रदान कर सके।
इसके अलावा आजकल जो हमारा मॉडर्न यूज़र है या जो हमारा वर्तमान यूज़र है वो इंटरनेट से भी बड़ा ज़्यादा प्रभावित है, इसलिए जो हमारी नई लाइब्रेरीज़ हैं या हमारी जो अब वर्तमान समय की लाइब्रेरीज़ हैं वो इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज भी हमारे यूज़र्स को प्रदान करती हैं। इन सर्विसेज में ई डेटाबेसेस हैं, ई जर्नल्स हैं, ई बुक्स हैं, इन सब की फैसिलिटीज़ यूज़र्स को प्रदान की जाती हैं। आजकल जो हमारे लाइब्रेरी के कैटलॉग हैं वो भी ऑनलाइन फॉर्मेट में होते जा रहे हैं, जिनको हम ओपैक कहते हैं, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ये लाइब्रेरी आए बिना ही यूज़र अपने घर पर बैठे बैठे ही ये देख सकता है कि उसकी लाइब्रेरी में ये रिसोर्स अवेलेबल है अथवा नहीं है। इसके बाद हम जो थर्ड स्टेज है या थर्ड लेवल है एकेडमिक लाइब्रेरीज़ का, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़, उनकी बात करेंगे। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जैसे कि स्कूल लाइब्रेरी स्कूल से अटैच्ड होती है, कॉलेज लाइब्रेरी कॉलेज से अटैच्ड होती है, ऐसे ही यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी से अटैच्ड होती है। किसी भी यूनिवर्सिटी में जो लाइब्रेरी है उसको यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी कहा जाता है, जैसे कि इग्नू की सेंट्रल लाइब्रेरी को हम यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी कहेंगे। ये जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़ हैं बाकी वो सारी सर्विसेज प्रदान करती हैं जो कि अन्य लाइब्रेरीज़ करती हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़ का एक जो इम्पॉर्टेंट रोल है वो है रिसर्च को बढ़ावा देना, क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस में रिसर्च पर इतना एम्फेसिस नहीं होता है जितना एम्फेसिस यूनिवर्सिटीज़ में होता है। इसीलिए जो हमारी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़ हैं उनका इम्पॉर्टेंट रोल रिसर्च रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं या मटेरियल हैं उनको एक्वायर, अरेंज एंड डिसेमिनेट करना हमारे रिसर्चर्स को। इसके साथ साथ जो हमारी फैकल्टी है यूनिवर्सिटीज़ की, उनको उनकी अप टू डेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना भी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़ का इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। इसके अलावा जो हमारी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़ हैं वो नॉलेज एक्सपेंशन में भी हेल्प करती हैं, इसलिए यूनिवर्सिटीज़ ऐसे रिसोर्सेज को कलेक्ट करती हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ वो अपने यहाँ सुचारू रूप से संचालित कर सकें। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की सर्विसेज की। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की सर्विसेज में जो CA सर्विसेज हैं, CASE अर्थात करंट अवेयरनेस सर्विसेज, उनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जैसा अभी मैंने आपको बताया यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और रिसर्च के लिए हमारे रिसर्चर्स हों या फैकल्टी मेंबर्स हों, दोनों को ही अप टू डेट इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए लाइब्रेरीज़ उनको एक करंट अवेयरनेस सर्विसेज प्रदान करती हैं। इसी में रेफरेंस सर्विसेज भी हमारे यूज़र्स को प्रदान की जाती हैं। मैंने आपको कॉलेज लाइब्रेरीज़ के संदर्भ में रिसोर्स शेयरिंग के बारे में बताया था कि हम बाकी लाइब्रेरीज से भी नेटवर्किंग करके या कंसोर्सिया के माध्यम से अपने यूज़र्स को वो रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं जो हमारी लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं हैं। इसके अलावा न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विस हो गई, यूज़र एजुकेशन है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी है और विभिन्न प्रकार के जो प्रिंट और ई जर्नल्स हैं। यहाँ पर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़ में जो जर्नल्स का कलेक्शन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि जर्नल्स ही वो रिसोर्सेज हैं जिनमें नई नई जो रिसर्च हैं वो पब्लिश होती हैं। तो पहले जो हमारी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़ थी वो काफ़ी अच्छा प्रिंट जर्नल्स का कलेक्शन करती थी, लेकिन जैसे जैसे समय परिवर्तित होता जा रहा है आजकल हमारी जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़ हैं वो इस कॉन्टेक्स्ट में ई जर्नल्स का कलेक्शन भी कर रही हैं और इन ई जर्नल्स और ई रिसोर्सेज के माध्यम से वो अपने यूज़र्स को अप टू डेट रखने का प्रयास करती हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारा लाइब्रेरी का थर्ड टाइप है वो है पब्लिक लाइब्रेरीज़। अगर हम यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को ने जो पब्लिक लाइब्रेरी की डेफिनेशन दी है वो है लोकल गेटवे ऑफ नॉलेज, प्रोवाइड बेसिक कंडीशन फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एंड सोशल ग्रुप्स। तो पब्लिक लाइब्रेरीज़ वो लाइब्रेरीज़ हैं जो जनता के लिए होती हैं, जैसा कि इसका नाम ही आपको बता रहा है। इनको सार्वजनिक पुस्तकालय या जन पुस्तकालय कहा जाता है। लाइब्रेरीज़ फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। इन लाइब्रेरीज़ को कॉमन मैन या मासेस कोई भी यूज़ कर सकता है।
जो ये हमारी पब्लिक लाइब्रेरीज़ हैं ये डिफरेंट लेवल पर होती हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। हमारी जो पब्लिक लाइब्रेरीज़ हैं ये टाउन लेवल पे हो सकती हैं, विलेज लेवल पे हो सकती हैं, सिटी लेवल पे हो सकती हैं, स्टेट लेवल पे हो सकती हैं और नेशनल लेवल पर भी हो सकती हैं। यहाँ पे एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगी, जो हमारी नेशनल लाइब्रेरी है, कई सारे कैटेगराइजेशन में आप देखेंगे कि नेशनल लाइब्रेरी को एक अलग टाइप बताया जाता है, लेकिन नेशनल लाइब्रेरी भी एक तरह की पब्लिक लाइब्रेरी है। नेशनल लाइब्रेरी से हमारा मतलब होता है कि उस नेशन का जो राष्ट्रीय ग्रंथालय या राष्ट्रीय पुस्तकालय है। जैसे अगर हम भारत के संदर्भ में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो जो हमारी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है वो कोलकाता में सिचुएटेड है। तो हर देश की अपनी एक नेशनल लाइब्रेरी होती है और उस नेशनल लाइब्रेरी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है वो होता है उस नेशन के कल्चर को प्रिजर्व करके रखना। तो इस तरह से नेशनल लाइब्रेरीज़ भी हमारे जो हमारा नेशन है उसके एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स के रूप में काम करती हैं। अब हम बाकी पब्लिक लाइब्रेरीज़ की जनरल फंक्शंस की अगर बात करें, तो जैसा अभी मैंने बोला आपसे कि प्रिजर्विंग कल्चर, हमारी संस्कृति को परिरक्षित करना हमारी पब्लिक लाइब्रेरीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। इसके अलावा जो हमारी पब्लिक लाइब्रेरीज़ हैं उनके यूज़र्स भी डिफरेंट कैटेगरीज़ के होते हैं। अगर अभी आपको याद होगा, मैंने आपको एकेडमिक लाइब्रेरीज़ के बारे में बताया। एकेडमिक लाइब्रेरीज़ में जो जनरली यूज़र्स हैं वो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन पब्लिक लाइब्रेरी में जो हमारे यूज़र्स हैं वो किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं। ये हाउसवाइफ्स हो सकती हैं, ये चिल्ड्रन हो सकते हैं, ये बिजनेसमैन हो सकते हैं। तो किसी भी कैटेगरी के यूज़र पब्लिक लाइब्रेरी में आ सकते हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पब्लिक लाइब्रेरीज़ को अपना कलेक्शन बनाना चाहिए। पब्लिक लाइब्रेरी का कलेक्शन ऐसा होना चाहिए कि वो सभी एज ग्रुप्स, सभी लोगों की, सभी कैटेगरीज़ के यूज़र्स की जो इंफॉर्मेशन नीड्स हैं उनको पूरा कर सके। पब्लिक लाइब्रेरीज़ सिर्फ एजुकेशन ही नहीं प्रोवाइड करती हैं, ये हमारे सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट में भी हेल्प करती हैं। अगर हम पब्लिक लाइब्रेरी की सर्विसेज की बात करें, तो बाकी तो सारी सर्विसेज जैसा कि मैं आपको समय समय पर बता रही हूँ, सिलेक्शन है, एक्विजिशन है, टेक्निकल प्रोसेसिंग है, फिज़िकल प्रोसेसिंग है, मेंटेनेंस है, वो सारे कार्य तो हर लाइब्रेरी को करने होंगे। रेफरेंस सर्विस है, वो भी लगभग हर लाइब्रेरी प्रदान करती है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ सर्विसेज लाइब्रेरी स्पेसिफिक हो जाती हैं। तो पब्लिक लाइब्रेरी की जो एक इम्पॉर्टेंट सर्विस है वो एक्सटेंशन सर्विसेज भी हैं, जिनको विस्तार सेवाएं भी कहा जाता है। इनको विस्तार सेवाएं इसलिए कहा जाता है कि ये जो नॉर्मल लाइब्रेरी सर्विसेज हैं उनसे अलग होती हैं या उनके एडिशन में होती हैं। विस्तार सर्विसेज में जैसे कि डिफरेंट जो सोशल थीम्स हैं उन पर लेक्चर आयोजित करवाना, डिबेट्स आयोजित करवाना, कॉन्फ्रेंसेस या सेमिनार आयोजित करवाना, डिफरेंट सोशल रेलिवेंट जो प्रोग्राम्स हैं उनको आयोजित करवाना। तो इस सब में भी जो पब्लिक हमारी लाइब्रेरीज़ हैं उनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा जो हमारी पब्लिक लाइब्रेरीज़ हैं वो जिस रीजन में भी सिचुएटेड हैं, मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है या स्टेट लाइब्रेरी है, तो उस स्टेट या डिस्ट्रिक्ट के कल्चर को प्रिजर्व करने का काम भी हमारी पब्लिक लाइब्रेरीज़ के द्वारा किया जाता है। तो पब्लिक लाइब्रेरीज़ मासेस के लिए होती हैं, इसलिए इनकी फ़र्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उस तरह का कलेक्शन बनाए कि हमारे जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन नीड्स को ये पूरा कर सकें। सिर्फ इंफॉर्मेशन नीड्स को ही पूरा ना कर सकें, उनके कल्चर को भी प्रिजर्व कर सकें। यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे रीजन ऐसे हैं जिनमें मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं, जिनमें डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं। वहाँ की जो लोकल हिस्ट्री है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो लाइब्रेरीज़ इस तरह की लोकल हिस्ट्री को भी प्रिजर्व करने का इम्पॉर्टेंट कार्य करती हैं। ये जो हमारी लाइब्रेरीज़ हैं ये लोकल हिस्ट्री को डिफरेंट मीडियम्स में, इसके लिए ऑडियोज़ बनवा सकती हैं, वीडियोज़ बनवा सकती हैं, या अगर वहाँ पर कोई लोकल जो फोक आर्ट है वो बहुत फेमस है या कोई डांस बहुत फेमस है तो उसको प्रिजर्व करने के लिए, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी बाकी सबसे शेयर करने के लिए पब्लिक लाइब्रेरीज़
एडिशनल एफर्ट करती हैं। पब्लिक लाइब्रेरीज़ के पास जनरली काफ़ी सारा स्पेस होता है, जिसमें कि कई सारे कॉन्फ्रेंस रूम आदि भी होते हैं, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के जो कल्चरल प्रोग्राम्स हैं उनको आयोजित करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा जो हमारी पब्लिक लाइब्रेरीज़ हैं वो मासेस के लिए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो वो हर तरह का कलेक्शन बनाएंगी। उनके यहाँ एक चिल्ड्रन सेक्शन भी होगा जिसमें कि हमारे बच्चे जाकर पढ़ सकें। इसके अलावा हमारी पब्लिक लाइब्रेरीज़ में विभिन्न प्रकार के जो डिसेबल्ड यूज़र्स हैं वो भी आते हैं, तो इन लाइब्रेरीज़ में उस तरह का कलेक्शन भी होगा जिसको कि हमारे जो डिसेबल्ड यूज़र्स हैं वो भी यूज़ कर सकें। पब्लिक लाइब्रेरीज़ गवर्नमेंट द्वारा स्थापित होती हैं जनरली, इसलिए जो गवर्नमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन पब्लिक लाइब्रेरीज़ में रखी जाती है। पब्लिक लाइब्रेरीज़ जो हमारी हैं वो हमारी बाकी जो लाइब्रेरीज़ हैं, जैसे कि हमारा सिटी लाइब्रेरी है, टाउन लाइब्रेरी है, तो उस स्टेट की जो स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी है उनसे कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का भी कार्य करती हैं। इसके अलावा जो हमारी डिफरेंट स्टेट लाइब्रेरीज़ हो जाएंगी, वो हमारी जो डिफरेंट स्टेट लाइब्रेरीज़ हैं वो हमारी जो नेशनल लाइब्रेरी है उससे कोऑर्डिनेशन का भी कार्य करती हैं। तो इस तरह से जो हमारी ये पब्लिक लाइब्रेरीज़ हैं, ये लाइब्रेरीज़ कहीं ना कहीं हमारी जनता के लिए हैं और ये हमारे सिटीज़न्स हैं उनको वेल इन्फॉर्म्ड सिटीज़न्स बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। जो मैंने आपको पहले डिजिटल डिवाइड की बात बताई थी, डिजिटल डिवाइड को कम करने का काम करना पब्लिक लाइब्रेरीज़ का इम्पॉर्टेंट काम होता है, क्योंकि ये वो लाइब्रेरीज़ हैं जो उन लोगों को भी सर्विसेज प्रदान करती हैं जिनकी और किसी लाइब्रेरी में एक्सेस नहीं है। इसके अलावा हमारी जो पब्लिक लाइब्रेरीज़ हैं वो एडल्ट एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करती हैं। यहाँ पर मैं आपको एक नेशनल लाइब्रेरी के बारे में एक एडिशनल बात और बताना चाहूँगी। जो हमारी नेशनल लाइब्रेरीज़ हैं वो सब्जेक्ट वाइज भी हो सकती हैं। सब्जेक्ट वाइज अर्थात नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ एग्रीकल्चर और जनरल नेशनल लाइब्रेरी। इसके बाद जो नेक्स्ट हम बात करेंगे वो बात करेंगे स्पेशल लाइब्रेरीज़ की। जैसा कि ये नाम ही आपको बता रहा है कि स्पेशल लाइब्रेरीज सर्व अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन that has a specific role to play and they therefore tend to be one subject oriented libraries। ये जो स्पेशल लाइब्रेरीज़ हैं जनरली इनके जो यूज़र्स हैं वो स्पेशल होते हैं। स्पेशल मीन्स कुछ लिमिटेड यूज़र्स होते हैं जिनके लिए स्पेशल लाइब्रेरीज़ बनाई जाती हैं। ये स्पेशल लाइब्रेरीज़ का जो हमारा कलेक्शन है वो भी स्पेशल कलेक्शन होता है। आपको जैसा याद होगा मैंने आपको प्रिजन लाइब्रेरीज़ के बारे में बताया था। ये जो प्रिजन लाइब्रेरीज़ हैं जो हमारे जेल के इनमेट्स हैं उनके लिए इस तरह की लाइब्रेरीज़ बनाई जाती हैं। इसके अलावा जो हमारी स्पेशल लाइब्रेरीज़ हैं उनमें स्पेशली ट्रेंड स्टाफ को भी रखा जाता है। स्पेशली ट्रेंड स्टाफ को इसलिए रखा जाता है क्योंकि इस तरह की लाइब्रेरीज जनरली किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड होती हैं और उस सब्जेक्ट के बैकग्राउंड वाले स्टाफ की आवश्यकता होती है, जिससे कि स्पेशल लाइब्रेरी के जो स्पेशल यूज़र्स हैं उनको डिफरेंट टाइप की सर्विसेज वो प्रदान कर सकें। हम स्पेशल लाइब्रेरी के अगर फंक्शंस की बात करें तो इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है वो होता है इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, उसको सिंथेसाइज करना, उसको इवैल्यूएट करना। जो स्पेशल लाइब्रेरीज़ हैं उनके यूज़र्स वो होते हैं जिनके पास समय बहुत कम होता है। इसमें रिसर्चर्स हो सकते हैं, इसमें डिफरेंट पॉलिसी मेकर्स हो सकते हैं जो इंडस्ट्रियल या बिजनेस लाइब्रेरीज़ हैं। तो ये उनको कंडेंस्ड इंफॉर्मेशन, कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन प्रदान करती हैं जिससे कि वो अपने यूज़ के हिसाब से ये सर्विसेज उनको दे सकें। ये डिफरेंट टाइप के जो हमारे रिसोर्सेज हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द यूज़र उनको कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज भी करती हैं। और जो ये हमारी स्पेशल लाइब्रेरीज़ हैं ये ट्रू सेंस में इंफॉर्मेशन सेंटर की तरह वर्क करती हैं। ये लाइब्रेरी तो है ही लेकिन इनका मेन रोल है इंफॉर्मेशन सेंटर की तरह वर्क करना, अर्थात ये स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द यूज़र प्रदान करने का कार्य करती हैं। अब हम अगर स्पेशल लाइब्रेरी की सर्विसेज की बात करें तो जो हमारी स्पेशल लाइब्रेरीज़ हैं वो अवेयरनेस सर्विसेज प्रदान करती हैं,
रेफरेंस सर्विसेज प्रदान करती हैं, इंफॉर्मेशन कंसोलिडेशन एंड रीपैकेजिंग का कार्य करती हैं। इसके अलावा जो हमारी SDI सर्विस है वो स्पेशल लाइब्रेरीज़ की सबसे इम्पॉर्टेंट सर्विस होती है। SDI अर्थात सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब इसमें लाइब्रेरी यूज़र की एक प्रोफाइल बनाती है और उस प्रोफाइल के आधार पर, यूज़र की नीड्स के आधार पर उसको उसकी कंसोलिडेटेड, इवैल्यूएटेड एंड सिंथेसाइज्ड इंफॉर्मेशन प्रदान करते हैं। इसके अलावा जो स्पेशल लाइब्रेरीज़ हैं ये डिफरेंट टाइप के क्रिटिकल रिव्यूज़ हैं, रिपोर्ट्स हैं, वो भी प्रिपेयर करते हैं जिससे कि इनके यूज़र्स को पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन मिल सके। तो इस तरह से जो आज का ये सेशन था इसमें हमने डिफरेंट टाइप की लाइब्रेरीज़ के बारे में डिस्कशन किया और लाइब्रेरीज़ का क्या रोल हो सकता है सोसाइटी में उसके बारे में डिस्कशन किया। मुझे ये आशा है कि आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक यू।